ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. वेणु मैम ने अपना PDF हमें शेयर कर दिया है, जिसको अभी हमने देखा नहीं, शायद थोड़ी देर पहले आया है या हमने ही मोबाइल अभी ऑन किया है. ठीक है कोमल, आप बोलो, आपने वर्क किया कि नहीं किया? मैम कर लिया. कर लिया. तो कोमल का मैटर मेरे पास नहीं आया अभी. चलिए. यस मैम, मम्मी शेयर कर देंगे. चलिए ठीक है. ठीक चलो. अब वेणु मैम एक बार केवल हमारा जो योग का एक कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग से लेकर जो हमने पढ़ाया है कल तक का, उसको एक बार बोलिए. कोमल एक बार आप बोलोगे, पहले वेणु मैम बोलेंगे. ऑन करिए. म्यूट है. हाँ जी. योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज शब्द से हुई है. युज का मतलब है जोड़ना. युज धातु युज थर्ड नंबर पे युज. कोई नहीं, बिल्कुल आराम से बोलेंगे. योग शब्द की जो व्युत्पत्ति है, ओरिजिन है, वो युज धातु से हुआ है. योग को योग का कॉमन अर्थ जोड़ना है, उसको 3 अर्थों में यूज किया गया है. युजिर समाधो, युजिर योगी, युजिर संयमने. युज संयमने. ठीक है. समाधि का मीन से आत्मा परमात्मा का मिलन, युजिर योग का मीन से 2 चीजों का मिलन, और युजिर संयमने का मीन से मन पर संयम करना. युज संयमने. ठीक. फिर जो हमारे योग के प्रणेता हैं वो कौन है? हिरण्यगर्भ है. हिरण्यगर्भ है. फिर योग के जो हमारे डेफिनेशन से सबसे पहली सबसे सरल परिभाषा कौन सी है, जो 2 शब्दों में है केवल? योगा समाधि. योगा समाधि अकॉर्डिंग टू महर्षि व्यास जी. वेद व्यास जी या व्यास जी, कुछ भी आप बोलिए, उनकी है. इसका अर्थ क्या हुआ? योगा समाधि में योग ही सभी समस्याओं का समाधान. ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेशन है योगा चित्तवृत्ति निरोधा. ठीक. सिवाय अभी कुछ नहीं लिखे, अभी आपको सारी हम रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, आप आराम से उसको अभी आराम से सुनेंगे, ताकि एक बार पहले कनेक्ट हो पाए कि मेरी बात को समझ पा रहे कि नहीं. ठीक. फिर नेक्स्ट जो है हमारा योगा चित्तवृत्ति निरोधा मीन्स सभी योग द्वारा है सभी चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, उन पे अंकुश लगाया जाता है. और सरल क्या बोलेंगे? चित्त हमारा मन है. ठीक है. वृत्तियां क्या हैं? हमारे विचार हैं. विचार. ठीक है. थॉट प्रोसेसिंग जो हमारी, और थॉट प्रोसेस भी कैसे हैं? मतलब अच्छे और बुरे दोनों ही विचार हैं. दोनों ही विचार हैं. तो चित्त पर पड़ने वाले या मन में उठने वाले अच्छे और बुरे दोनों विचारों को रोक देना या उन्हें निरोध मीन्स कंट्रोल करना या नियंत्रण करना ही योग है. ठीक. फिर नेक्स्ट डेफिनेशन हमने देखी थी अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवद गीता 2nd चैप्टर 48 नंबर का श्लोक. 50 नंबर में 48 में था समत्वम योग उच्यते मीन्स सभी सक्सेस फेलियर, सफलता और असफलता दोनों के बीच जब हम पूरी तत्परता के साथ निर्दोष भाव से कर्म करते हैं, उसका नाम है समत्वम योग उच्यते. मीन्स हर कार्य को करने में अपनी एनर्जी 100% लगाएंगे, समर्पित भाव से काम करेंगे, लेकिन उस काम से अटैच्ड नहीं होंगे. ये सबसे टफ वर्क है. हमें लगता है जिसमें अटैचमेंट ना हो उस काम को ही हम क्यों करेंगे. ठीक. हम लोग हर चीज़ को समझते हैं कि जब अटैचमेंट होगा तब हम अच्छा काम करेंगे. कभी आपने देखा जिस चीज़ से आप डिटैच्ड होते हैं वहाँ आप निष्पक्ष होकर निर्णय लेते हैं, और जिस चीज़ से, जिस व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से जब आप ओवर अटैच्ड होते हैं तो कभी भी निर्णय आपके सही नहीं होते. ठीक. जब आप डिटैच्ड होकर देखते हैं तो निर्णय सही लेते हैं, और जब आप अटैच्ड होकर देखते हैं तो निर्णय कभी सही नहीं लेते हैं. ठीक. तो जब भी कोई कर्म हमारा कब सफल होता है, किसी काम का करना कब सफल होता है, जब हम डिटैच्ड होकर पूरा काम करते हैं.
तो ये हमें अभी पता ही नहीं है। कभी आप देखिए, जब जब जहाँ जहाँ आप जब जब हम लोगों को कोई कष्ट मिला है, केवल ओवर अटैचमेंट के कारण मिला है। आप पूरे ध्यान से अपने जीवन को देखिए, जहाँ जहाँ हमें कष्ट और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, वहाँ हम व्यक्ति हो, परिस्थिति हो या कोई वस्तु हो, मीन्स पर्सन, प्लेस और थिंग, तीनों में से कोई ना कोई चीज़ से हम ओवर अटैच्ड हुए हैं। और वो जब ओवर अटैचमेंट होता है और वहाँ से एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती हैं, तब हम दुखी होते हैं। तो यही हमारे जीवन में क्या है, समता लाती है। जब हम कुछ भी करें, मान लो अभी हम लोग मिले हैं, हम लोग अगर डिटैच्ड होकर मिल रहे हैं कि मैम की कोई बात अच्छी है तो हम अपना लेंगे, नहीं अच्छी है तो फिर हमें बहुत ख़राब लग रहा है तो मैम से बिल्कुल मन से बोल देंगे ये बात ठीक नहीं है। तो ये क्या है, ये डिटैचमेंट वाले डिस्कशन है। और जब ये लगेगा कि कुछ अच्छा नहीं लगा तो हम बताएंगे नहीं, पर पीछे से लोगों से मैम के बारे में सब गलत बोल देंगे। तो ये क्या है, ये गलत चीज़ है। तो जितना जितना हम डिटैच्ड होकर काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उतना हमारा माइंड क्लियर होता है। ठीक, तो हमारा ये क्या, समत्वम योग उच्चते मीन्स हो गया, जब हम सफलता और असफलता दोनों के बारे में परवाह न करते हुए किसी कार्य को पूरे मन से करते हैं, समर्पित भाव से करते हैं, उसी का नाम है समत्वम योग उच्चते, बैलेंस इन ऑल टाइम। मीन्स सभी पूरे टाइम हम संतुलित अवस्था में काम कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट उसी में श्लोक है हमारा, योगः कर्मसु कौशलम, जो फोर्थ उसका स्टेज है। तो योगः कर्मसु कौशलम का मीन्स क्या हुआ, जो ऊपर वाली लाइन है ये इसको कंप्लीट कर रही है कि जब हम सफलता और असफलता, सक्सेस और फेलियर्स के बीच में बैलेंस्ड माइंड के साथ कार्य करते हैं, यही हमारे कर्मों की कुशलता है। यही योग में कर्मों की कुशलता है कि जब हमने किसी भी परिस्थिति में डिटैच्ड होकर पूरे समता के साथ, संतुलित दिमाग के साथ कार्य कर लिया, वो सब क्या है, योगा कर्मसु कौशलम की हम कर्म, हमारे हर कर्म में क्या है, एक कुशलता है। जब कर्मों में कुशलता होती है, इसको योग में बोलते हैं योगा कर्मसु कौशलम। फिर हमने एक और डेफिनेशन देखी, कठोपनिषद की देखी, इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम योग है। इंद्रियां क्या है, हमारे 10 जो है 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, एक हमारी एक्स्ट्रा इंद्रिय है जिसका नाम मन है। और मन जब हमारे कंट्रोल में होता है तो सब कुछ ठीक लगता है, और जब हम मन के कंट्रोल में होते हैं तो सारी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं। तो मन को यदि हमने कंट्रोल कर लिया, और धारणा मीन्स क्या है, एकाग्र चित्त करना, कंट्रोल करना, कंसंट्रेट करना। तो इंद्रियों को जब हम कंट्रोल करते हैं या कंसंट्रेट करते हैं, ये कौन सी इंद्रियों की बात हो रही, मन की, क्योंकि मन ही हमारी सभी इंद्रियों को का कंट्रोलर है। तो मन को स्थिर करना या इंद्रियों को कंसंट्रेट करना, ये सब क्या है, यही हमारा योग है अकॉर्डिंग टू कठोपनिषद। फिर हमने डेफिनेशन देखी थी WHO के अनुसार, WHO के अनुसार जो डेफिनेशन देखी थी, अब उसको वेन्यू में डिफाइन करिए। उसके जो 4th हेल्थ के डायमेंशन है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, देन स्पिरिचुअल, ये कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, और इनमें से यदि एक भी इनकम्प्लीट है तो हम हेल्दी पर्सन नहीं कहे जाएंगे। तो फिर कैसे इनके डायमेंशंस हैं, वो कैसे कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, बोलेंगे मैम। WHO के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य में शारीरिक सुदृढ़ता, मानसिक संतुलन, सोशली बैलेंस और स्पिरिचुअली, ये चारों जब हम स्वस्थ होते हैं तभी हम उसे एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। पहला है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में कि रीढ़ की हड्डी सीधी हो, स्वर स्पष्ट स्वर हो उसका, और बीपी 80/120 हो, हाइट के अकॉर्डिंग ही उसका वेट हो, और पॉइंट भूल गए हम। कोई है पॉइंट अभी किसी का? कोमल, रेनू मैम, रिंदी की हो गए? हीमोग्लोबिन सही हो, हीमोग्लोबिन सही हो, हीमोग्लोबिन हमारा ठीक हो। आइडियल क्या है फीमेल का? फीमेल का 12 to 14 या 15, और मेल का है 14 to 16। 15 नहीं, 14 बस, 14। ठीक,
अच्छा, हाँ जी, फीमेल का। क्योंकि हमने कहा था यदि हमारा हीमोग्लोबिन आइडियल लाइन को क्रॉस करने लगे तो ये फिर हमारे लिए हार्मफुल होता है, फिर कैंसर के सेल डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, ठीक, और कोमा में जाना शुरू हो जाते हैं, ऐसे सिम्टम आ जाते हैं। इसलिए आइडियल जो लाइन है, बाउंड्री है, बस उससे बाहर ना जाए। ये हमारा हो गया फिजिकल हेल्थ के सिम्टम। मेंटल हेल्थ के सिम्टम क्या होगी? मेंटल हेल्थ में हमारी डिसीजन मेकिंग पावर सही होनी चाहिए। मन और बुद्धि, कोई भी कार्य या कोई भी डिसीजन हम लें तो मन और बुद्धि का संतुलन लेकर होना चाहिए। केवल मन पर आधारित की किसी भी समस्या आई तो हमारा मन ये कह रहा है, हृदय कह रहा है, तो हम उसके आवेश में आकर कोई भी निर्णय ना ले। मन और बुद्धि का संतुलन इसको होना मन चाहिए। और बुद्धि नहीं बोलेंगे, इसको दिल और दिमाग बोलेंगे। मन बुद्धि तो काफ़ी कुछ इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे जाकर, ठीक है, डीपर पार्ट में जाएंगे। हार्ट जो हमारा हृदय है और हमारा दिमाग है, मतलब दिमाग हमारा विचारों से संबंधित। जैसे मान लो अभी हमने आपसे कहा कि 2+2+2+2 = क्या काम करेगा, ब्रेन या हार्ट? ब्रेन काम करेगा, ठीक। अब हमने कहा अपने बच्चे को सुबह 4 बजे उठाने की, बिटिया रानी जो है दोनों, उनको 4 बजे उठने की आदत डलवानी है और वो उठते 7 बजे हैं। अब यहाँ ब्रेन काम करेगा या हार्ट काम करेगा? यहाँ मन, हार्ट काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ कुछ बच्चे को हम संस्कार देने जा रहे हैं। तो जब कोई संस्कार, कोई ब्लेसिंग्स होती हैं, वो हमारे हार्ट से आती हैं। और जब केवल मैनिपुलेशन होता है तो क्या होता है, ब्रेन का काम। मान लो भी हम लोगों ने कहा कि अपने घर का वास्तु ठीक करना है, ठीक, घर बनवा रहे हैं तो हमें उसको पूरा डिज़ाइन कराना है, तो ये ब्रेन कर रहा है या हार्ट कर रहा है? वास्तु तो दिमाग का है, ब्रेन कर रहा है, क्लियर, ब्रेन काम कर रहा है, ठीक है। मतलब जहाँ हमें सीधा सीधा एक मैनिपुलेट करना है, जोड़ तोड़ करके चीज़ों को बराबर करना है, वो सब ब्रेन का काम है। जहाँ पर हमें चीज़ों को ठीक करके कुछ इंटरनल सपोर्ट चाहिए, कुछ इमोशनल बैलेंस चाहिए, तो वहाँ हार्ट काम कर रहा है। तो बस ऐसे हमें ध्यान रखना है। तो जब भी हमारा कोई निर्णय, और निर्णय कैसे होते हैं, निर्णय का मीन्स है कोई हमारा फ्यूचर में कुछ काम होने जा रहा है। अगर कुछ निर्णय ऐसे हैं जो केवल ब्रेन के लेवल पे है, कुछ केवल मान लो भी हमारे गुरुजी गेट पर आए, सदगुरु जी आए, अब यहाँ क्या काम करेंगे, ब्रेन या हार्ट? हार्ट। पहले हार्ट काम करेगा, फिर ब्रेन करेगा। ब्रेन का मीन्स क्या है कि गुरुजी आए हैं तो हमें एक संतुलन भी रखना है अपने अंदर। ऐसा नहीं करना है कि गुरुजी आए हैं तो भाव में आकर कैसे भी कपड़े पहन ले, कुछ भी बोलने लगे, कुछ भी करने लगे। ये है कि पूरी श्रद्धा रखे हैं, लेकिन बैलेंस इतना रखे हैं कि कब बोलना है और कब सुनना है, ठीक। तो ये क्या है, कहीं हम हार्ट को पहले यूज़ करते हैं फिर ब्रेन को यूज़ करते हैं, कभी हम पहले ब्रेन को यूज़ करते हैं फिर हार्ट को यूज़ करते हैं, कभी हार्ट और ब्रेन को बराबर यूज़ करते हैं, कभी केवल हार्ट को ही यूज़ करते हैं, ब्रेन का कोई काम नहीं है, और कभी कभी ब्रेन का ही यूज़ करते हैं, हार्ट का कोई काम नहीं है। तो ये सब क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि कहाँ क्या काम करना है। मान लो अपने आप को ब्लेसिंग्स देनी है, क्या करेंगे, 1 वे क्या काम करेगा, हार्ट काम करेगा, ठीक। और हमें अपने जीवन का कोई ऐसा डिसीजन लेना, यस या नो, जस्ट लेना है, क्या काम करेगा, ब्रेन, हार्ट? ब्रेन काम करेगा, ठीक है। तो ये हमें सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है कि कहाँ हमें कैसा काम करना है। तो जो चीज़ें हमारे जीवन से संबंधित हैं, जो चीज़ें हमारे जीवन में गोल को, मान लो अपने जीवन का कोई गोल हमें कंप्लीट करना है, अचीव करना है, क्या काम करेगा गोल में, ब्रेन फिर हार्ट, पहले हार्ट फिर ब्रेन, ठीक। गोल, और हाँ एक बात सब लोग अपना, मिनिमम आपसे फिर नोट्स लेंगे, ठीक है, क्या किया आपने, मेंटल हेल्थ में लिखिए। ये हम पॉइंट हमने 3-4 दिन से वैसे बात कर रहे थे, वर्ड यूज़ नहीं किया था, कि जिसके जीवन में कोई गोल होता है वो व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब कभी नहीं हो सकता है। जिसके जीवन में प्रॉपर गोल डिसाइडेड है, वो व्यक्ति चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी समस्याएं क्यों ना आ जाएं, वो कभी भी मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो सकता है। जब गोल नहीं होता है हमारे जीवन में, तब हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं।
तो ये क्या है, मेंटल हेल्थ के सिम्टम में था कि पहले हमारा डिसीजन लेने की क्षमता बहुत अच्छी हो, फिर चैलेंजेस को फेस करने के लिए हम रेडी हों, गोल ओरिएंटेड हमारा जीवन हो। चलो अब एक बात यही पूछ लें, कोमल अपने जीवन का गोल बोलो, क्योंकि इतने इतने में सब लोग बड़े यहाँ बैठे हैं, अपने अपने जीवन का गोल बताओ क्या है। चलो सब लोग जिसको याद आ जाए सब बोलते जाएंगे, वेन्यू मैम, कोमल, सीमा जी, मैम बेनी हमने दी। तो आपको कहा था हमारे दोनों बच्चे सब मतलब बच्चे अच्छे से संस्कारित रहे, अच्छा जीवन में अचीवमेंट कर ले, घर में सुख शांति से समृद्धि हो, बस हमारी दूरी घर पे ही होती है। मतलब वेन्यू मैम को छोड़कर सब गोल पूरा कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए वेन्यू मैम, आश्चर्य हुआ इस बात पे कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ मैम, बात भी सही है, पहले अपने लिए करना चाहिए, गोल मीन्स सेल्फ सेंटर्ड होके थोड़ा सा सोचना चाहिए। क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई गोल नहीं होगा और उसको हमने पूरा नहीं किया है, तो कितना भी हम सोचें कि हमारे बच्चे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कहीं ना कहीं एक खालीपन रह जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, अपने जीवन में गोल होना चाहिए, क्योंकि जिसको अपने जीवन में गोल जिसका डिसाइडेड है, कम फुलफिल करना आता है या करने के लिए तैयार है, इसका मतलब वो अपने बच्चों में भी यही जान डाल देगा। ठीक, बोलो कोमल, इसलिए पूछ रहे ना, तभी तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए पूछा ये क्वेश्चन। बोलो कोमल जल्दी से। मैम हमारे जीवन का गोल है कि हमें अच्छे से योग करना है पहले, और फिर बाद में सिखाना है। नहीं, ये तो कोमल का गोल अभी अभी बना है, अभी तक था कोई गोल की नहीं था? नहीं मैम, अभी होता है। हाँ देखो, गोल नहीं बच्चे होता तो है सीख रहे तो हैं। कोमल समझ में आया कि गोल नहीं था तो लाइफ में कितने डिस्टर्बेंसेस आए। Yes, मैम। ठीक, बोलो सीमा जी, गोल है कोई, बोलिए। जैसे कि मैम हमारी फैमिली में किसी ने पढ़ाई नहीं की, पापा ने पढ़ाया, और फिर क्योंकि उन्होंने एक ही शर्त रखी थी कि कभी फेल हो गई तो वही बैठ जाना, आगे नहीं पढ़ेगी। तो मैं कभी फेल नहीं हुई, मैंने एमए अच्छे से कर ली। लेकिन मेरा एक ही सपना था कि इतना पढ़ लिख के बाद में मैं घर में वो चूल्हा चौका नहीं करूंगी। ऐसा नहीं है, मैं करती हूँ सारा काम, लेकिन मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अब जैसे आपने कहा कि गोल होता है मेरा, ये स्टार्टिंग से है, मैं बचपन से है। लेकिन आपने बोला मेंटली डिस्टर्ब नहीं होता, बट मैं इतनी डिस्टर्ब हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे वो अचीव नहीं हो रहा। नहीं, एक मिनट अब एक मिनट, मुझे क्लियर कर लीजिए ना सीमा जी, एक बात क्लियर कर ले, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी कि नहीं लगी? नहीं लगी मैम, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा। चलो ठीक, ठीक क्लियर हो गया, इसीलिए तो हमने पूछा, पहले बात सबसे कंप्लीट कर ली। ठीक है, चलिए अब रेनू दीदी आइए जल्दी से, बोलिए। मैम मैं मेरा गोल है कि मैं अच्छी तरह से स्वस्थ रहूं, शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करूं और परिवार का पालन पोषण करूं। ठीक, चलो पहले कम से कम रेनू दीदी ने अपने आप को रखा है। ठीक है, चलो अब एक आपको टास्क देते हैं, जल्दी से अपना एक पेन उठाइए, पेपर उठाइए, फटाफट सब लोग पेन पेपर उठाइए। इसमें 3 सर्कल बनाइए, फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, बनाइए जल्दी से। क्योंकि देखो, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बस पढ़कर पास हो गए रख लिया सर्टिफिकेट। ठीक है, कम से कम इतना तो हो कि जीवन में दिखता तो हो कि हमारे पढ़ने का हमें क्या रिजल्ट मिला है सीमा जी, ये बात की नहीं है ना? नहीं तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब राइट मैम, क्योंकि मैं उन लोगों की बराबरी हो गई कि मैं भी कुछ नहीं आता मुझे अभी तक, चलो अब, इतनी डिग्री लेने के चलो बाद आप भी। इस क्लास को प्रॉपर अटेंड करना। ठीक है, हमको इतना पता है, हम कुछ कर पाए ना घर पर, आपको इतना पता चल जाएगा गलती मेरी है या परिस्थिति की है। ठीक है, चलिए बना लिए सबने, 3 सर्कल बनाए, पहले फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। ठीक, इसमें लिखिए जो प्रायोरिटीज़ हैं जीवन की वो लिखिए, आपको क्या चाहिए।
कर लिया सबने? चलिए बोलिए सिमरन जी, क्या लिखा है इसमें? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तीनों को वन वन करके बोल दीजिए। मैम फर्स्ट में जॉब लिखा है मैंने, और सेकंड में मैंने स्वास्थ्य लिखा है, एंड थर्ड में सपोर्टेड पर्सन। विनय मैम बोलिए क्या लिखा है? मैम मैंने तो फर्स्ट जो गोला बनाया उसी में ही लिखा, अभी सेकंड थर्ड में नहीं लिखा। जल्दी जल्दी फर्स्ट लिखिए, में इतना सब नहीं याद है, जल्दी से लिखिए, कंप्लीट करिए इसमें। मैम सब कुछ अपने लिए मांग लिया। स्वयं की निरोगी काया, स्वस्थ मन, आत्मिक शांति, कुशल नेतृत्व। ठीक, चलिए अब उसमें सेकंड में कुछ लिखेंगे कि सब मैम उसी अब में कर फैमिली के लिए देंगे? लिखूंगी। जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए फटाफट। बोलिए रेनी दी, रेनी दी क्या लिखा है? दीदी पहले में मेरा है कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ रहूं, शांत रहूं। परिवार को चलाने के लिए मुझे शांति बहुत जरूरी है, और धन अर्जित करूं। ठीक है, ठीक, चलिए कोमल बोलो क्या लिखा है? मैम पहले में हमारा शारीरिक स्वास्थ्य लिखा है, दूसरे में फिजिकली मतलब सॉरी मतलब इंडिपेंडेंट होना है पैसे को लेकर, ठीक और तीसरे में अभी कुछ परिवार के लिए। चलो ठीक है, विनय मैम बोलिए जल्दी से, फिर हम बात करें। मैं बच्चों और परिवार मतलब बच्चों और हस्बैंड के लिए भी वही चीज करूंगी कि उनका भी शरीर स्वस्थ रहे, लेकिन खुद को अनअफेक्टेड करते हुए। क्योंकि मैम हमारे यहाँ मेन प्रॉब्लम यही है, जैसे मेरे हस्बैंड का 2 बार हिप रिप्लेसमेंट हो चुका है। उनको जैसे मेरे को नियम से मैं अपना योगा वगैरह सब चीज करती हूँ, तो हमेशा इसी चीज पे डिस्कशन होता है, तुम रोज टाइम वेस्ट करती हो लेकिन फिर भी तुम्हें दर्द रहता है, फिर भी तुम दर्द में बोलती हो कि आज मुझे यहाँ दर्द है वहां दर्द है। तो मैं उन्हें एक ही बात बोलती हूँ, मैं फिजिकली तो करती हूँ लेकिन मेरा मन मेरे सही मतलब कंट्रोल में नहीं है, इसलिए ये मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं वो बहुत सारी चीजें करती हूँ कि कभी कुछ इससे शायद कंट्रोल आ जाएगा, जैसे आपकी क्लासेस भी इसलिए कि मन को साधना सीख जाऊंगी तो मैं बस किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है, बस मेरा मन सधा हुआ नहीं है। तो मैं अपना मन साध लूंगी तो खुद में तो सब कुछ पा ही लूंगी, और उसी तरह अपने बच्चों और हस्बैंड के लिए भी, और जो एक समाज के प्रति कर्तव्य होता है सोशली, जैसे मुझे डॉगीज है, हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको मैं कई सालों से खाना खिलाती हूँ। गौ माता कोई बीमारी है तब कुछ भी होता है तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना है या उनका ट्रीटमेंट कराना, ये सब मैं कई सालों से कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है करना। बिल्कुल बढ़िया, ठीक। देखो सबसे पहले क्या करना है, जिन जिन लोगों ने पहले क्लास लिया या समझ के लिखा है, सबसे पहले तो अपना स्वास्थ्य, ठीक, क्योंकि जब हम हेल्दी होंगे तभी दुनिया की सारी चीज़ें काम आएंगी। यदि एक व्यक्ति का, कभी आपने माइंड किया है, जब 105 डिग्री का फीवर हो उस टाइम पर दुनिया में कौन सा व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति अच्छी लगती है? ठीक, केवल फीवर की बात हो रही, कुछ बड़ी बात नहीं हो रही। एक फीवर इतना हो उस टाइम पे आपसे कोई कहे कि दुनिया में ये सबसे खूबसूरत जगह लग रही है, इसको देखो ध्यान से, आपको लगता है आप उस बात को ध्यान से सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि स्वास्थ्य हमारी सबसे पहली आवश्यकता है। स्वास्थ्य में भी जितना हमारा फिजिकल हेल्थ चाहिए उतना ही मेंटल चाहिए, उतना ही हमारा सोशल चाहिए, और उतना ही हमारा स्पिरिचुअल चाहिए। बस इन सब में अगर ओवरऑल किसी का प्रोटेक्शन मिलता है तो वो मन का मिलता है, मेंटल हेल्थ का, कि कितनी जल्दी आप समस्याओं से बाहर आते हैं। कई बार होता है ना, बड़े से बड़ी समस्या आ गई पर कितनी जल्दी आप उससे बाहर आ सकते हैं। जिसको जितनी जल्दी समस्याओं से बाहर आना आता है, समझ लो वो मन को कंट्रोल कर रहा है, मन उसे कंट्रोल नहीं कर रहा है। ठीक, अभी हम सब लोग क्या कर रहे हैं, मन से कंट्रोल हो रहे हैं, मन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, मन से कंट्रोल हो रहे हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, जो लोग लंबे समय से योग करते हैं, हमने आपको शायद बहुत सारे एग्जाम्पल इसलिए नहीं देते क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है,
जो लोग लंबे समय से अपना योग अभ्यास कर रहे हैं और फिर भी वो डिस्टर्ब होते हैं, तो समझ लेना कि उन्होंने केवल फिजिकल योगा किया है, मेंटल योग नहीं किया। ठीक, क्योंकि जब हम अभी आपको क्लासेस कराएंगे, रिंडी ने शायद की होंगी अगर स्टार्टिंग में तो पता होगा, यदि एक उंगली का भी मूवमेंट होता है तो ये झुकाया है तो श्वास को छोड़ा है, और ये उठाई है तो श्वास ली है। जब आप इतनी अवेयरनेस के साथ योग करते हैं तो आपको एक बात तो समझ में आ जाती है कि समस्या कहाँ है जीवन में। तो ये क्या है कि पहले हमारा स्वास्थ्य में हम सारी चीज़ आ गई, और स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है तो समस्या कहीं और है। इसका मतलब है कि हम पूरा योग कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, लेकिन हमने मेंटल पार्ट जो है उसको कनेक्ट नहीं कर रखा है वहाँ पर। तो उसको हम ध्यान में रखेंगे। गोल पहले अपने जीवन में हो और ध्यान से देखें क्या हमने अपने जीवन में कोई गोल डिसाइड किए तो उनमें से कुछ अचीवमेंट मिला है कि बिल्कुल नहीं मिला है। अगर बिल्कुल नहीं मिला है तो समझ लेना हर बार मेरी काम करने की जो हैबिट है वो गलत रही है। और दूसरा एक बात सब समझ लें, मेंटल हेल्थ का जो डीपर पार्ट है, जैसे आपने सोचा, ये हम अपने लिए भी बोल रहे हैं, हम तो बिल्कुल आराम से ऐसे देखते हैं जैसे कोई पिक्चर चलता है। कोई काम गलत हुआ तो ममता तुमने क्या सोचा था थोड़ी देर पहले, ठीक, कोई काम सही हुआ तो इंटरनल ब्लेसिंग्स क्या गई थी, बिल्कुल उनको क्लियर समझ में आते हैं, अपनी प्रॉब्लम बिल्कुल साफ समझ में आती है। कुछ काम गलत हुआ बिल्कुल क्लियर दिखता है कि यहाँ मेरी क्या क्या फॉल्ट है। तो क्या हुआ कि जब जैसे मान लो आपने अपने, एक उदाहरण दे रहे हैं, अपना बच्चा है और उसको डेली लेट उठने की आदत है। अब हम उससे कह रहे हैं कि सुबह जल्दी जगना है। अभी बच्चे को बार बार लिटरली बोल रहा है सुबह जल्दी जगना है, क्योंकि जगना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और आपके इतने हेल्थ इश्यूज़ हैं ये केवल सुबह जगने से ही ठीक हो सकते हैं। ये पूरा कह रहे हैं, लिटरली बोल रहे हैं। फिर हम क्या बोल रहे हैं अंदर ही अंदर, आज तक नहीं उठे तो कल सुबह क्या उठेंगी। ठीक, ये वही हो गया। पूरा दूध अच्छा रखा था, 5 घंटे उसको गर्म किया, उसके बाद थोड़ा नमक डाल दिया जाए कैसे। ठीक, ये है हमारे जीवन के फेलियर्स के कारण, खुद के भी दूसरों के भी। कोई अच्छी बात सुनी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, फिर हमने क्या कहा मेरे जीवन में तो कोई सफलता ही नहीं मिली आज तक हमको। अब क्या हुआ, जितनी देर का जो वाइब्रेशन बने थे, एक सर्कल क्रिएट हुआ था, वो सबको आपने ना करके बराबर कर दिया। तो पहले तो हम क्लियर कर लें कि हमें चाहिए क्या, और अगर चाहिए तो जितनी देर तक भी वो चीज़ ना मिले पर एफर्ट राइट डायरेक्शन में रखनी है। अभी हम लोग क्या करते, कहा जाता है, एक स्टोरी सुनाते हैं, सब भी अलर्ट होकर सुनना, तो कम से कम कुछ तो अच्छा फीलिंग आएगी और शायद कुछ अच्छा कर भी पाए। एक बार एक व्यक्ति बहुत थक गया था दिन का काम करके, एक किसान की बात है। उस किसान को इतना थकान थी कि उसे लगा कि कहीं थोड़ी सी छाया मिल जाए तो हम थोड़ी देर रेस्ट कर लें। उसको थोड़ी सी छाया मिली और वो रेस्ट करने लगा, आराम करने लगा। फिर उसे लगा, जब उसकी थोड़ी सी नींद खुली तो उसे लगा कि बहुत अच्छा वातावरण लग रहा है, थोड़ी रात भी शुरू हो गई, तारे दिखाई दे रहे हैं आसमान में। उसे लगा थकान बहुत लग रही, बस एक बार अच्छा भोजन मिल जाए हमको। उसको भोजन भी मिल गया। फिर उसे लगा अब हम गहरी नींद सोना चाहेंगे, गहरी नींद में सो भी गया। अचानक से उसकी एक बार फिर रात 2 बजे के आसपास उसकी आंख खुली। उसने सोचा ये क्या हुआ कि हमने सोचा हमें ठंडक मिल जाए, अच्छी हवा मिल जाए, वृक्ष की छाया मिल जाए, हमें वो भी मिल गया। फिर हम सो भी गए। फिर हमारी नींद खुली तो हमने सोचा कि हमें अच्छा भोजन मिल जाए, वो भी मिल गया। फिर हमने सोचा कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं ठंडी हवा में खुले आकाश के नीचे आराम कर लें, वो भी हो गया। अब जब मेरी नींद खुली है, ये सोच रहा है कि इतने सारे काम हो गए। उसने सोचा ये सब क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कोई भूत प्रेत हो आसपास, तो कहीं कोई शेर ना आ जाए जंगल में। अब शेर भी आ गया जंगल में। फिर उसने सोचा अब कहीं शेर खा ना जाए, शेर ने खा भी लिया उसे।
कुछ समझ में आया कहानी क्या बोल रही है? जो कुछ भी घटना घटती है जीवन में, उसका जो सीड्स है, जो शो करते हैं, बोते हैं, वो हमें बोलते हैं। ठीक, तो जितनी भी असफलताएं हैं उसका कारण केवल हम हैं। ठीक, अब आते हैं एक दूसरी कहानी लेते हैं। ऐसा सुनते हैं कि सही घटना है, लेकिन हमें नहीं पता साइकोलॉजी में यूज़ की जाती है, मनोविज्ञान में, कि एक बार एक शो चल रहा था। उस शो का टिकट था 100 रुपीज़। हर व्यक्ति उस शो में जा रहा था। जहाँ से एंट्री थी वहाँ से और उस शो में जो हेडलाइन लिखी थी बाहर एंट्री करते समय, वो लिखा हुआ था बोर्ड पे, आज हम अपने सबसे बड़े दुश्मन से मिलेंगे जो हमारे जीवन में जिसने सारी बाधाएं पैदा कर रखी है। आज उससे मिलेंगे और उसको आज हम अपने जीवन से हटा देंगे या जान से मार देंगे। सब लोग 100 रुपीज़ का टिकट लेके एंट्री कर रहे थे। तो जब एंट्री कर रहे तो बड़े खुश थे, इतना बड़ा हेडलाइन देखकर 100 रुपये में इतना बड़ा समाधान होगा। और जब बाहर एग्जिट की तरफ हो रहे थे, बाहर निकल रहे थे, तो सब उदास दिख रहे थे, क्योंकि जो जो उसके अंदर जा रहा था उसके सामने एक मिरर था, शीशा था। शीशे में कौन दिख रहा था? हम दिख रहे थे। क्लियर हुई बात? शीशे में कौन दिख रहा था? हम दिख रहे थे। मतलब सबसे बड़ा दुश्मन कौन है हमारे जीवन का? हम खुद हैं और कोई नहीं। और सबसे बड़े मित्र भी हम ही हैं और सबसे बड़े शत्रु भी हम ही हैं। ये क्या है? ये है मेंटल हेल्थ। एक साइकोलॉजी में और एग्जाम्पल लिया जाता है कि एक गिलास है, हम 5 लोग बैठे हैं या एक गैदरिंग में हम सब लोग बैठे हैं। एक गिलास में आधा गिलास, सब लोग बहुत प्यास लगी है, इतनी प्यास लगी कि लग रहा कि एक बूंद पानी मिल जाए। गिलास में पानी आया, सबका गिलास हाफ था। कुछ ने देखा, देखते ही दुखी हो गए, आधा गिलास पानी। कुछ ने इतना धन्यवाद दिया कि एक बूंद की जगह ये 100 बूंद पानी मिल रहा है, इसको पीकर पहले नॉर्मल हो जाए, बाकी का बाद में देखेंगे। तो ये क्या है? ये मनुष्य जीवन है, ये मेंटल हेल्थ है। आप क्या चूज करते हैं? आप आधा गिलास, जब एक बूंद की ज़रूरत थी तो आधा गिलास का सम्मान कर रहे हैं या आधा गिलास को देखकर दुखी हो रहे हैं? ठीक, तो ये क्या है? ये मेंटल हेल्थ है। तो जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, आप देख लेना, बहुत गहरे में जाएंगे तो हम ही ने अपने आप को कर्ज कर रखा है कि पहले सोच रहे ऐसा काम हो जाए, फिर मन ही मन सोच रहे हैं पिछले 10 सालों में तो हुआ नहीं है। ठीक, योग कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, करते भी जा रहे हैं, फिर मन में सोच रहे बीपी की दवा ले ही रहे हैं। तो हम तो एक हफ्ते में मेरे पास कोई आता है, उसकी बीपी की दवा कितने दिन से चल रही है हमारा कोई मैटर नहीं, बस हम 1 वीक लेते हैं बीपी की दवा के लिए। ठीक, कि ख़त्म, चाहे वो हाई की हो चाहे लो की हो, क्योंकि सिंपल से कुछ फंडे हैं। आप उसको देखिए कहाँ से बीपी हाई होगा, कहाँ से लो होगा। ठीक है, तो ये क्या है? यदि आप योग को ठीक ढंग से करना जानते हैं, एक टेक्निकल वे में योग का यूज़ करना जानते हैं, यूटिलाइज करना जानते हैं, तो योग एक ऐसा साइंस है जो जस्ट आपको आपकी समस्या से रिलीफ देना शुरू कर देता है। ठीक है, क्योंकि योग की डेफिनेशन क्या है? कॉमन, योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। योग एक साथ काम करता है बॉडी पर, माइंड पे और सोल पे। योग कोई जिम नहीं है जो केवल हमारी मसल्स पे काम कर रहा है, वो पूरा हमारे हार्मोन्स को सिक्रेट कर रहा है। हार्मोन्स को का सिक्रेशन मीन्स हुआ कि जैसे ही हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे के सभी ग्लैंड्स के हार्मोन्स को प्रॉपर वे में सिक्रेट करना शुरू कर देती है। तो जितने हमारे जो मेजर ऑर्गन्स हैं सब पॉजिटिव मैनर में वर्क करना शुरू करते हैं। तो ये सब क्या है? ये मेंटल हेल्थ का पार्ट है। तो क्लियर हो गया कि जीवन में गोल हो और जो गोल डिसाइडेड है उसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्क है। और जितना देर हो रही है हमारे गोल को अचीव करने में, उतना हम सही एफर्ट सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं। ठीक, गोल अचीव करना है, बनना टीचर है हमको। सलाह किससे लेने जाते हैं? जो लोग 10 बार पहले असफल बैठे हैं। ठीक है, उनसे हम एडवाइस लेने जा रहे हैं, फिर वो कहेंगे अरे हमने नहीं करा तो तुम कहाँ से कर लोगे। ठीक, सलाह उनसे लेने जाओ जो बहुत सारी असफलताओं के साथ साथ
फिर उन असफलताओं के बाद सफलता प्राप्त हुई हो। जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, जो नासा के वैज्ञानिक हैं या जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो रिसर्चेस करते हैं, जो 10-10 साल 20-20 साल की रिसर्चेस कंप्लीट होती हैं हमारे एस्ट्रोनॉट से रिलेटेड, वो यह हम एक बात बोलते हैं। एक बार एक इंटरव्यू आया अंबानी का, तो इनका मुकेश अंबानी जी का, उनसे पूछा गया, मतलब ये इंटरव्यू ऐसे डायरेक्ट नहीं है, उनकी बातचीत को जो बताएगी कि उनके यहाँ जो लोग, जब इंटरव्यू होता है तो कौन से लोग सेलेक्ट किए जाते हैं। जो सबसे अधिक बार फेल होता है उसको वो अपनी कंपनी में रखते हैं, और जो कभी फेल नहीं होता है उसे अपनी कंपनी में नहीं रखते हैं। इसका अर्थ क्या हो सकता है? इसका मीनिंग क्या निकला? बोलेंगे मैंने? बोलिए मैम, असफलता से ही सफलता की कुंजी है, असफलता ही सफलता की कुंजी है। जब हम बहुत बार फेलियर्स हासिल करते हैं, फेलियर्स देखते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि जैसे हमने ये वाला पाथ यूज किया, इसमें फेलियर है, इट मीन्स ये हमारे इस गोल तक नहीं जाता ये रास्ता, फिर हम दूसरा यूज करते हैं। ऐसे करते करते हमें ये समझ में आता है कि ये चीजें तो लाइफ में नहीं करनी, इससे हम ये गोल अचीव नहीं करेंगे। फिर लास्ट में हम एटलीस्ट उस रास्ते पे पहुंचते हैं जहां से हम अपना गोल अचीव करते हैं। क्योंकि जब बहुत बार असफलता मिलती है और फिर भी व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं, मतलब वो वहाँ पर अपना इंटरव्यू अंबानी के यहाँ देने आए, 20 टाइम्स फेलियर्स हैं और फिर भी देने आए हैं, या 20 टाइम्स के बाद 1-2 बार सफल भी हुए हैं, फिर भी देने हैं। और एक जो ऐसे लोग हैं जो लगातार सफल हुए हैं, उनको कंपनी रिजेक्ट कर रही है। जो असफल भी हुए हैं उनको कंपनी रख रही है। सबसे अधिक सुसाइडल टेंडेंसीज वही लोग अप्लाई करते हैं जो जीवन में लगातार सफल होते हैं। जो जीवन में असफल होते हैं और बहुत बार असफल हो जाएं, वो कभी सुसाइडल टेंडेंसीज अप्लाई नहीं करते। वो ये समझ जाते हैं जीवन में अप्स एंड डाउन हमारे जीवन का पार्ट है। ठीक, तो ये सब क्या पहले हम लोग कभी समझते नहीं, हम लोग बस मेंटल हेल्थ, बस पढ़ लिया मेंटल हेल्थ हो गया। मेंटल हेल्थ है क्या रियल में, वो हमारे जीवन में कैसे रोल प्ले कर रही है, वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट पार्ट हो गया। हमारे जीवन में जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसका मतलब मेंटल हेल्थ को हमने समझा ही नहीं सही ढंग से। मेंटल हेल्थ जिसकी भी ठीक होगी, वो बहुत टाइम नहीं लगता हील होने में, वो बस फटाफट हील हो जाएगा। कुछ भी हुआ हो जीवन में जल्दी से हील हो जाएगा। अपनी प्रॉब्लम्स होंगी तो उनको ठीक करेगा, दूसरे की होंगी तो इग्नोर कर देगा। इग्नोर का मतलब उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा, इग्नोर का मतलब ये। चलिए, तो अब हमको ऐसा लगता है अब मेंटल हेल्थ सब थोड़ा सा तो समझ में आ गया हो। सीमा जी, आपने पहले से जुड़े नहीं थे, रिकॉर्डिंग भेज देंगे, हम 3-4 दिन से इसी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा 4 टाइप्स ऑफ जो हेल्थ है, ये हमारा पूरे जीवन को कवर कर रहा होता है। तो अब आपको कुछ तो ज़रूर अपने बारे में समझ में आया होगा कि करियर में कहाँ कहाँ मिस्टेक्स आई हैं, ठीक। तो थोड़ा उसमें देखेंगे और अभी और भी पढ़ेंगे तो सीखेंगे, तो उसमें समझ लेंगे। अब आते हैं सोशल हेल्थ में। बोलिए मैम, सोशल हेल्थ। हम सोशल हेल्थ में अपने में सुधार करें, दूसरों को स्वीकार करें। फर्स्ट पार्ट, पहला पॉइंट ये है कि हमें अगर किसी से भी हमारा कोई आर्ग्यू हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो हम उसको बदलने की अपेक्षा अच्छा है हम अपने अंदर सुधार करें कि हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव ठीक होता है। वो अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह, हम उसकी जगह है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो बेटर है उन सिचुएशन से बचने के लिए हम अपने अंदर सुधार करें और दूसरों से कम एक्सपेक्टेशंस रखें। बिल्कुल ना करें, ये हमारा सबसे बड़ा, हम तो कहेंगे बिल्कुल ना करें, क्योंकि थोड़ी सी भी एक्सपेक्टेशन की तो हमारा आपके गोल दुखों का कारण बनेगी। आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करें। सॉरी मैम। तो क्योंकि जितनी जल्दी ये बात समझ लेंगे ना, उतनी जल्दी आराम मिलेगा, हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इसलिए कह रहे हैं। अब ये तो है नहीं कि हम लोग अभी छोटे हैं, अभी जीवन को देखा नहीं है, अब लगभग इतना तो देख ही लिया, यस और नो तो समझ में आने लगा है जीवन में, है ना। तो अब क्या है, सब करना है पर एक्सपेक्टेशन नहीं करनी। मान लो कि हमारे हस्बैंड हैं, पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं, बच्चे हैं, ये लोग सब कुछ कह रहे हैं कि हम कर देंगे, लेकिन मन में एक बात सोच लो, अगर इनमें से कोई भी हमारा सपोर्ट नहीं करेगा तो भी गोल हम अचीव करके रहेंगे। ये अपने अंदर एक होता है ना कि अपने आप को ब्लेसिंग्स देकर बैठना है। कोई दुनिया में सपोर्ट नहीं करेगा तो भी हम अपना गोल अचीव करके रहेंगे। बस इतनी बात जिस दिन समझ में आ गई, तो
उसी दिन आप समझ लेना कि हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, चाहे देर कितनी भी हो लेकिन डायरेक्शन सही है हमारा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा सोशल हेल्थ का पार्ट। ठीक, और बोलिए मैम। स्पिरिचुअल हेल्थ, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, मद, प्रलोभन, इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा मतलब कहते हैं कि सबसे ज्यादा हमारा नुकसान करने वाली ईर्ष्या है। ईर्ष्या भाव हमें कभी भी किसी से नहीं रखना चाहिए। दूसरा है मद। मद स्वाभिमान होना चाहिए, लेकिन अभिमान किसी चीज का नहीं होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट हमें रखना चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास कोई चीज मतलब कोई गुण बहुत, जैसे सिंपल सा उदाहरण, हम बहुत सुंदर हैं, इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, हमारे जीन्स का है, हमारे पेरेंट्स का है, तो इस पे अभिमान नहीं होना चाहिए ना, स्वाभिमान। या जैसे कोई भी चीज का पेरेंट्स ने डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों के बीच किया, कोई चीज आपको छुप के दे रहे, तो ये नहीं, स्वाभिमान होना चाहिए कि भाई आप सबके सामने ही इक्वल पार्ट्स दीजिए। और एक कोई भी, हाँ, प्रलोभन इसी में आ गया, लालच वाला, कि किसी भी चीज़ से जो चीज़ मेरी है वो ठीक है, अगर हमें मिल गई प्रेम से वो ठीक है, लेकिन हम इतना हर समय दूसरों की चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती रहें। हाँ, कोई चीज़ अच्छी लग रही है उसके बारे में विचार करना है कि ये चीज़ हम अपने लेवल पे से कैसे मैनेज कर लें, लेकिन ये ना हो कि ये हमें बस अभी मिले, कैसे भी मिले, ये वाली चीज़ें ना हो, और ये नहीं मिलेगी तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, ये भी भाव नहीं करना है। तो ये सब क्या है, ये ओवरऑल जो हमारी हेल्थ के डायमेंशन है उन सबको ठीक रखता है। तो ये हमारा एक पूरा एक रिवीजन था जो अब तक हम लोगों ने किया है। अब हम इस पर डिस्कशन फिलहाल में अब नहीं करेंगे, अब इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक, आज का जो पूरी रिकॉर्डिंग होगी उसको आराम से सुनेंगे। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और गोल सभी लोग अपना सही डिसाइड करेंगे। चलिए, अब हम लोग देखते हैं योग का उद्देश्य। योग का उद्देश्य क्या है हमारा? जीवन का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मीन्स, जिसे हम लोग जब मोक्ष, मुक्ति, ये सब वर्ड बोलते हैं, साल्वेशन, तो वो उसके अंदर सर्वांगीण विकास ही होता है, कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, या होलिस्टिक हेल्थ डेवलपमेंट होता है। तो जीवन का सर्वांगीण विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक व सामाजिक विकास। नैतिक जो है वो सामाजिक के अंदर ही आता है। तो इसमें सबसे पहला क्या है, फर्स्ट क्या है हमारा? व्यक्तित्व का निर्माण, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो व्यक्तित्व का निर्माण जब हम लोग बोलते हैं एक व्यक्ति ईमानदार है, तो ये ईमानदार व्यक्ति का कैरेक्टर अलग अच्छा होगा, चोरी नहीं करेगा वो अलग होगा, हिंसा नहीं करेगा अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। व्यक्ति यदि ईमानदार है तो वो पूरा ईमानदार होगा, मन से भी ईमानदार होगा, वचन से भी होगा, कर्म से भी होगा, मीन्स सोल से भी होगा, माइंड से भी होगा और बॉडी से भी होगा। इसके बाद देखते हैं, तो ये हो गया हमारा व्यक्तित्व निर्माण। नेक्स्ट है दुख या ताप त्रय की निवृत्ति। तो जो लोगों, जब हमारा जीवन का सर्वांगीण विकास होता है योग के द्वारा, तो तापत्रय 3 प्रकार के दुख है। तापत्रय क्या है? 3 प्रकार के हमारे दुख है। एक है, फर्स्ट है हमारा आध्यात्मिक दुख, इसको राइटिंग कर लेंगे। तापत्रय में 3 तरह के दुख हैं। एक आध्यात्मिक दुख मीन्स मैन वर्सेस विद इन, आदमी का स्वयं से संघर्ष। तापत्रय में 3 दुख हैं। पहला आध्यात्मिक दुख, दूसरा आधि भौतिक दुख, तीसरा है आधि दैविक दुख। यहाँ लिखा नहीं है। तो आधि जो हमारे आध्यात्मिक दुख हैं वो क्या है? मैन वर्सेस विद इन है। आधि भौतिक दुख क्या है? मैन वर्सेस विद मैन है, आदमी का आदमी से संघर्ष है। और आध्यात्मिक दुख क्या है? आदमी का स्वयं से संघर्ष है।
आदि भौतिक आदमी का आदमी से संघर्ष है, मैन वर्सेस विद मैन। फिर थर्ड है हमारा मैन वर्सेस विद नेचर, मीन्स आदमी का प्रकृति के साथ संघर्ष। आध्यात्मिक दुख क्या है, जिसे हमने स्पिरिचुअल हेल्थ में पढ़ा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सब क्या है, आध्यात्मिक दुख है। आदि भौतिक दुख क्या है, आदमी का आदमी से संघर्ष या जीव जंतुओं से संघर्ष। ठीक, व्यक्ति का व्यक्ति से प्रॉब्लम हो रही है या जीव जंतुओं से हो रही है, वातावरण में मच्छर से समस्या हो रही है, ये भी संघर्ष है। तो ये हमारा आदमी का आदमी से और प्रकृति के साथ जो जीव जंतु हैं उनसे संघर्ष है। तीसरा दुख है आदमी का प्रकृति के साथ, जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, वो आदमी के जीवन में दुख लाते हैं। तो तीन तरह से व्यक्ति को दुख मिलता है, एक स्वयं से दुख मिलता है, एक समाज से दुख मिलता है और एक हमें प्रकृति से दुख मिलता है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण। तो ये तीनों दुख से हम बाहर आ सकते हैं यदि हम अपना सर्वांगीण विकास कर लें। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास किसके द्वारा कर लें, योग के द्वारा। फिर नीचे है भाव, व्यवहार और चरित्र की शुद्धि। ये वही हो गया बॉडी, माइंड एंड सोल, सब प्योर हो हमारे। जो सोचे वही बोले और वही करे। फिर है हमारे नेक्स्ट इसमें क्लेशों की निवृत्ति। क्लेशों की निवृत्ति क्या है, 5 तरह के क्लेश हैं हमारे, 5 क्लेश हैं। क्लेशों की निवृत्ति के सामने लिखेंगे 5 क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग 3rd नंबर, द्वेष 4th नंबर और 5th नंबर पे है अभिनिवेश। अभिनिवेश फिर से सुनेंगे, आराम से सुनेंगे। अविद्या फर्स्ट, अस्मिता सेकेंड, राग ओवर अटैचमेंट 3rd, द्वेष जिसे घृणा बोलते हैं 4th, अभिनिवेश का इंग्लिश मीनिंग है फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय। ये सब क्या है, इन 5 जो क्लेशों से भी हमारे जीवन में मुक्ति होगी, इनसे भी हम मुक्त होंगे। इसके बाद है दिव्यता की प्राप्ति। दिव्यता की प्राप्ति क्या है, हमारा जीवन बहुत सुंदर होगा, सहज और सुंदर होगा। ये सब क्या है, जो योग का उद्देश्य है। और ये सब किसके अंदर आ रहे हैं, सब जीवन का सर्वांगीण विकास यदि हुआ है तो ये 5 के 5 जो नीचे की चीज़ें लिखी हुई हैं, सब उससे हम बाहर होंगे। एक मिनट इस पॉइंट को ध्यान में से पहले देखेंगे। ऊपर लिखा था एम, योग का उद्देश्य, एम उद्देश्य क्या है। नीचे लिखा है योग के लक्ष्य। ठीक, अब इसको पहले देख लेते फिर आपको क्लियर करें। योग का लक्ष्य क्या है, शारीरिक लचीलापन, शरीर में क्या होना चाहिए, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी हो, शक्तिशाली हो शरीर हमारा, स्वास्थ्य ठीक हो। मानसिक में क्या हो, तनाव कम हो, ध्यान और भावनात्मक स्थिरता हो। आध्यात्मिक में है आत्म जागरूकता हो और आंतरिक शांति और उच्च आत्मा से संबंध विकसित करना। अब यहाँ पर एक जो वर्ड, ये शब्द दिख रहा है लक्ष्य और ऊपर उद्देश्य, तो यहाँ थोड़ा सा कुछ मिसिंग है। वैसे सही लिखा हुआ है लेकिन इसको और क्लियर कर लें, क्योंकि ऐसे बोलने में तो यही बोला जाता है। लक्ष्य और उद्देश्य, एम और ऑब्जेक्टिव्स में अंतर होता है। एम जीवन का एक होता है, ऑब्जेक्टिव्स कई होते हैं। एम जीवन में एक होता है, ऑब्जेक्टिव्स कई होते हैं। लक्ष्य एक होता है, उद्देश्य कई होते हैं। अब इसको समझ लें। हमने एक एग्जाम्पल दिया था अभी 3-4 डेज पहले। यदि हमें दिल्ली पहुंचना है, हम 5 लोगों को, 4 लोगों को, तो लक्ष्य क्या है, दिल्ली पहुंचना। उद्देश्य क्या है, हम किसी भी माध्यम से अपने अपने तरीके से दिल्ली पहुंचेंगे।
तो जितने माध्यम बनते हैं किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए वो उद्देश्य में काउंट किए जाते हैं। जो अचीव किया जाता है वो लक्ष्य में किया जाता है। ठीक, अभी हम लोग क्या करते हैं, जब जल्दी जल्दी बात करते हैं तो हम एम और ऑब्जेक्टिव सब एक ही समझ लेते हैं। ठीक, एम एक होता है, एम्स नहीं होते, एम होता है। ठीक, फिर ठीक, एम्स कभी नहीं लिखा होता, एम लिखा होता है। इसका मतलब लक्ष्य एक है। ऑब्जेक्टिव एक नहीं लिखा हो तो ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं, इंग्लिश में भी प्लूरल में लिखा होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स का मीन्स हो गया लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके, कि वो कैसे हो सकते हैं। आपका कोई और हो सकता है, रेणु मैम का, रेणु दी का कोई और हो सकता है, वो अपनी जगह से, आप अजमेर से चल रहे हो, हम कानपुर से चल रहे हैं, रेणु दी गाजियाबाद से चल रही हैं, और कोमल भी शायद अजमेर या राजस्थान के और किसी एरिया से चल रही है। तो कहीं से भी चलिए, हो सकता है हम कार से गए हैं, आप फ्लाइट से आ गए हो, कोई अपना ट्रेन से आ गया हो, या कोई और किसी माध्यम से आ गया हो। तो जितने लोग दिल्ली जो लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचने के लिए जिसने जो रास्ते अपनाए हैं वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य थे। अभी जिसको जिसको ये बात समझ नहीं आई हो तो पहले आराम से पूछ लें, क्योंकि कुछ हमको जो स्टार्टिंग होती है वो हम इतना डीप में करके चलते हैं कि पहले बेस जिसका स्ट्रॉन्ग होगा उसको सारी चीज़ समझ में आ जाए। क्लियर हुआ कि लक्ष्य और उद्देश्य के बीच क्या अंतर है हमारा। कोमल जल्दी बोलो फटाफट। मैंने सब लोग अपना अपना बोलिए, कोई किसी का बोलिए। मैम जैसे आपने 3-4 दिन पहले जो एग्जाम्पल दिया था कि हमें दिल्ली पहुंचना है, तो जब दिल्ली पहुंचना है वो हमारा उद्देश्य हो गया, एम हो गया वो हमारा लक्ष्य। लक्ष्य एम लक्ष्य में काउंट हो रहा है। एम लक्ष्य होता है, एम को गोल माने या लक्ष्य लिखे। एम का हिंदी मीनिंग ऐसे लिख जाता है, यहाँ पर भी ये जो लिखा है टाइपिंग हुई है मिस प्रिंट है, इसलिए इसको इंग्लिश वाले से कन्वर्ट कर ले, कनेक्ट कर ले। ठीक, एम लक्ष्य होगा, ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य होंगे। उद्देश्य, ठीक है, बस मैम यही वाला कंफर्म करना इसको था। इसीलिए हमने बहुत क्लियर किया। ये हिंदी और इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी इसकी ऊपर नीचे हुई है। अब देखते हैं हम लोग आगे। तो कंफर्म हो गया कि हमारा एम क्या होगा और ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। मान लो हमारा एम है योग की पढ़ाई करना, योग में एमए करना। तो योग में एमए किसी ने उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से किया है, किसी ने कानपुर यूनिवर्सिटी से किया है। अब जब कभी कोई जॉब के लिए ट्राई करेंगे या नेट का फॉर्म फिल करना होगा तो उत्तराखंड वाले भी फिल कर लेंगे, कानपुर वाले भी फिल कर लेंगे और बिहार वाले भी फिल कर लेंगे। क्यों फिल कर लेंगे फॉर्म को? क्योंकि सबने क्या किया हुआ है, योग से एमए किया हुआ है, इसलिए। अब देखते हैं योग में सामान्य भ्रांतियाँ क्या क्या है हमारी, मिसकंसेप्शन क्या क्या है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है। कई बार लगता है ना केवल शारीरिक व्यायाम है, तो शारीरिक व्यायाम नहीं है। फिर योग केवल धार्मिक अभ्यास नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई धार्मिक अभ्यास नहीं है। योग से तुरंत परिणाम मिलते हैं, ये भी मिसकंसेप्शन है कि बस अभी हमने कुछ भी किया तुरंत हमें रिजल्ट मिल गया। कई बार मिल भी जाते, कई बार नहीं भी मिलते। फोर्थ है योग केवल युवा या स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है। केवल स्वस्थ लोगों के लिए योग नहीं है, जो अस्वस्थ हैं उनके लिए भी योग है, और युवाओं के लिए नहीं है, वृद्धों के लिए भी योग है। फिफ्थ है योग सन्यासियों के लिए है, सन्यासी तो वैसे ही अच्छे रहेंगे, योग गृहस्थियों के लिए भी है। 6 नंबर में है योग स्त्रियों के लिए नहीं है, स्त्रियां सबसे ज़्यादा काम करती हैं, इसलिए योग स्त्रियों के लिए भी है। वास्तविकता क्या है, योग एक संपूर्ण विज्ञान है जो सभी उम्र और सभी लोगों के लिए उपयोगी है। तो ये हमने क्या देखा, मिसकंसेप्शन है, जो भ्रांतियाँ हैं योग के संबंध में वो गलत हैं। तो कौन कौन सी भ्रांतियाँ हो सकती हैं उसको हमने यहाँ सामने देखा। अब हम लोग कल कुछ चीज़ों को आगे देखेंगे। योग की व्युत्पत्ति के संबंध में कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको देखेंगे। अब आप लोग एक अपना की नोट्स इसका बना लेंगे सभी,
कि योग में हमने क्या क्या देखा। पहले हमने योग के बारे में एटमोलॉजी देखी, फिर योग की व्युत्पत्ति जो है उसको देखा, फिर योग का डिवीज़न देखा, फिर योग की डेफिनेशन देखी, और हिरण्यगर्भ जो योग के आदि प्रणेता हैं उनके बारे में देखा, फिर डेफिनेशंस देखी, फिर WHO का एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट देखा, फिर हमने एम और ऑब्जेक्टिव्स के बीच में एक डिफरेंस देखा, फिर हमने क्या देखा, मिसकंसेप्शन देखा। जो यूनिट 1 की फर्स्ट लाइन है वो कंप्लीट हो गई आज। ठीक है, अब सब लोग प्रॉपर एक नोट्स बनाकर रखेंगे, और जिसको कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो नोट डाउन कर लेंगे, कल हम लोग उसे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग शांति पाठ करेंगे, सब बैठेंगे। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes। चलिए, सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।